तो दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल है जो कि 0.5 kg का है और एक स्ट्रिंग की हेल्प से सीलिंग के साथ हैंग हो रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टेंशन क्या होगा। तो मान लीजिए ये हमारा वो हैवी पार्टिकल है जो 0.5 kg के हैं और ये स्ट्रिंग है, ये सीलिंग है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अगर हमारा सरफेस है तो सेंटर नीचे की तरफ है। तो हमें क्या करना है, एक फोर्स m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स लगाएंगे, और टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो हमें सारे फोर्सेस इसके ऊपर दिखाने हैं। तो एक ग्रेविटेशनल पुल इसे नीचे की तरफ पुल करेगा और टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इसे पुल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो लग रहा है, तभी वो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो हमारा नेट फोर्स कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करा है, तो इसका जो फोर्स होगा टी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव टी, एंड प्लस ग्रेविटेशन पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि नेगेटिव ले रहे हम लोग, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन क्या है, नो एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है तो उस एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। सो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो हमने एक्सेलरेशन जीरो लिख दिया। तो मास इंटू जीरो जीरो, तो t माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, सो t विल बी एम जी। यहाँ पे मास है 0.5 kg एंड g है 9.8, तो ये आ जाएगा 4.9। टेंशन एक फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन्स में होगा, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 4.9 न्यूटन्स, राइट। ओके, सो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m kg है। तो m kg का एक मास लिया हमने और इसको पुल किया जा रहा है एक फोर्स F से, और ये फोर्स हमें अप्लाई करना है थीटा डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके ऊपर फोर्सेस कितने सारे लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए यहां पे जो पर्सन फोर्स अप्लाई करेगा डायरेक्टली रोप के ऊपर, वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो टेंशन फोर्स होगा दैट विल बी सेम एज F। तो सबसे पहली बात, जो टेंशन फोर्स जो कि अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है, मैं इसका एबीडी ड्रॉ करने वाला हूं। तो टेंशन फोर्स इज सेम एज फोर्स अप्लाइड, तो हमने F को ही टेंशन लिख दिया। ठीक है, तो या सिंपली इसको ऐसा करते हैं, आप एक ही फोर्स दिखाओ जो कि टेंशन है, ये हमारा टेंशन फोर्स है। अब देखिए इस पे एक फोर्स ग्रेविटेशनल पुल जो कि m इंटू जी होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। ये जो हमारा टेंशन फोर्स है ना, अब इस टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों, है ना। देखिए मोशन इस एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए mg तो हमारा अलोंग दी एक्सिस है, तो हमें इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा फोर्स है टेंशन, इट इज नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। सो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंशन फोर्स को सबसे पहले कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे।
तो एक कंपोनेंट हमारा होगा ये t का थीटा के साथ, तो ये हमारा होगा t cos ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जिसके साथ ये 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है वो हो जाएगा साइन थीटा। जिसके साथ थीटा बनाए उसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना है, और जिसके साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा t ऑफ साइन थीटा। जैसे ही कंपोनेंट ब्रेक करो तो जिस फोर्स का आपने कंपोनेंट लिया है उसको आप ओमिट करो, यहां से रिमूव करना, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफबीडी थोड़ा अलग से बनाऊं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए, तो एक हमारा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है t साइन थीटा, एक फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में t cos थीटा, एक लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और बच्चों इसमें एक और फोर्स हमें अप्लाई करना है, वो है क्योंकि कांटेक्ट है ब्लॉक का सरफेस के साथ तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा, तो हमें एक इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐड करना है। एंड एज वी नो नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, तो ये ब्लॉक को ये सरफेस पुश करने की कोशिश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे तो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। अब ब्लॉक वर्टिकली कोई मोशन नहीं कर रहा है, वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, है ना, और मास m है और एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ पे क्या होगा नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, बट फोर्सेस तो हमें दिख रहे हैं y के अलोंग, तो सारे फोर्सेस इस तरफ हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं t साइन थीटा पॉजिटिव, नॉर्मल पॉजिटिव, और एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस mg, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg, तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया अलोंग फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस के अलोंग अगर देखें तो x एक्सिस के अलोंग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जो कि है a, तो अगर मैं नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस की बात करूं तो वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब नेट फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, जो एफबीडी में हमें फोर्सेस दिख रहे हैं, तो वो है t cos थीटा, दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, तो व्हाट विल बी राइट t cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है टेंशन, ठीक है। तो अब टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, टेंशन निकालने के लिए तो हमारे पास थीटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो टेंशन तो हमारा सीधा आ गया इसी से t इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, तो देखिए ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से जो t की वैल्यू आएगी, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो हमारे पास क्या आएगा, t साइन थीटा, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, t साइन थीटा प्लस n इक्वल टू mg, और n इक्वल टू mg माइनस t साइन थीटा, और t की वैल्यू है ma अपॉन कॉस थीटा, तो ma अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये जाएगा mg माइनस ma साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। तो आप इसे लिख सकते हो m टाइम्स g माइनस a टैन थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन।
फोर्स जो ग्राउंड इस पर लगा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर एक हमें ब्लॉक दे रखा है जिसका मास कैपिटल एम है और एक स्ट्रिंग जो सीलिंग के साथ अटैच्ड है, मतलब इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि एक स्ट्रिंग के ऊपर एक मार्क है ए, इसके बिलो ये जो पार्ट है, इस पार्ट ऑफ द रोप का मास स्मॉल एम है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम। और हमें टेंशन निकालना है एक तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, लोअर एंड पे, और एक ए पे। तो देखो बच्चों इसमें क्या है कि दिस टाइम स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस। जनरली क्या होता है कि स्ट्रिंग को मासलेस कंसिडर करते हैं, बट दिस टाइम स्ट्रिंग हैज सम मास। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालने को बोले आप वहां से स्ट्रिंग को कट कर दो, ठीक है, और वहां पे एक मासलेस एक स्मॉल स्ट्रिंग ज्वाइन कर दो मेंटली, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे जैसे मुझे लोअर एंड पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इस ब्लॉक को यहां पे एक लाइट स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, बहुत छोटा सा हिस्सा, और ये बाकी का हिस्सा है, ठीक है। तो अब इस पे आप फोकस करो, ये हमारा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है और इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे टेंशन, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टी नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस प्लस टी क्योंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड प्लस ऑफ माइनस एम जी क्योंकि एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और नो एक्सेलरेशन तो मास इंटू जीरो। सो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। तो लोअर एंड पे जो हमारा टेंशन होगा वो क्या होगा, एम जी के इक्वल होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक हो। क्यों, क्योंकि यहां पे जो टेंशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वेट को बैलेंस करने की है, इसीलिए हम सिर्फ इसके नीचे का मास लेंगे, ठीक है ना, टेंशन कैलकुलेट करते समय। ऑन द अदर हैंड सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आप टेंशन यहां पे कैलकुलेट करो ए पॉइंट पे। तो अगर आप देखो फिर से वही एक एजम्पशन लेते हैं, इसको पहले कट कर लेंगे और एक छोटा सा स्ट्रिंग यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस पॉइंट को हमने कट कर दिया, यहां पे एक लाइट स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं और इसके ऊपर का स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके नीचे का ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ ये ब्लॉक है। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहां पे जो टेंशन है वो इस स्ट्रिंग को भी होल्ड करा हुआ है, इसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है, और ये जो हमारा ब्लॉक है इसको भी बैलेंस कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि इस पार्ट के नीचे जितना भी मास है आप उन मासेस को कंबाइन कर दो, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, कॉमन है, मतलब नो एक्सेलरेशन। तो बोथ ऑफ द पार्ट, ये जो एम मास का जो रोप है और ये जो कैपिटल एम है, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो है, तो वी कैन कंबाइन देम टुगेदर टू मेक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेना है, तो इन दोनों को एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका मास हो जाएगा m प्लस एम, और यहाँ पे टेंशन मान लीजिए टी डैश है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो गया टी डैश, और नीचे क्या होगा बच्चों, m प्लस एम इंटू जी। अगेन नो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, तो इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो टी डैश विल बी m प्लस एम टाइम्स जी, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। आप एक बारी कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हो उस पर। तो ये मैंने लोअर एंड के लिए किया है और ये इस वाले हिस्से के लिए किया है, ठीक है।
सो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखा आपने कि इस क्वेश्चन के अंदर एक m मास का ब्लॉक है और उसे एक स्ट्रिंग के हेल्प से हम इसे नीचे की तरफ अलाउ कर रहे हैं जाना ए एक्सेलरेशन से। ये फ्री फॉल, एक्चुअली ये पर्सन इज अप्लाइंग सम फोर्स सो दैट कि ये ब्लॉक फ्री फॉल ना करे, ठीक है। तो वो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जाए बट वो फ्री फॉल ना करे, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट है ये ए, इसके नीचे वाले पार्ट में मास m है और जो रस्सी के दो हिस्से आप समझ लो, तो दिस पार्ट हैज सम मास एंड दिस पार्ट इज मासलेस, ठीक है ना। तो हमें ए के ऊपर ए पॉइंट पे टेंशन निकालना है पहले, ठीक है। तो अगेन वही फंडा यूज करते हैं क्योंकि ए पॉइंट के नीचे जितने भी मतलब हमारे पास जो भी मास है सबको कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइंड बॉडी मान लेते हैं। और वही यहाँ पे कट करके एक मासलेस स्ट्रिंग लगा लेते हैं जिसमें टेंशन ऊपर की तरफ है और ये हिस्सा जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और ये कैपिटल M, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो टोटल मास क्या हो जाएगा बच्चों, इस पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा m प्लस m, ठीक है। अब उस पे टेंशन, इस पूरे सिस्टम पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और m प्लस m इंटू जी, ये ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। तो और ये अल्टीमेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है बच्चों, अनलाइक द प्रीवियस केसेस जिसमें हर केस में एक्सीलरेशन 0 था वर्टिकली, बट दिस टाइम ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो बच्चों नेट फोर्स इसका मतलब कुछ ना कुछ है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए क्योंकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें इसे साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस ए लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है कि जितने भी एबिलिटी में फोर्सेस दिखाए हैं सारे फोर्सेस को साइन के साथ ऐड कर दो। तो दिस इज दैट पार्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया हमारे पास m प्लस m टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या ले रहे, नेगेटिव। तो ये फोर्सेस हमारे हो जाएंगे एक तो t पॉजिटिव और माइनस ऑफ m प्लस m इंटू जी, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू हो जाएगा हमारा m प्लस m टाइम्स a, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, T इक्वल टू m प्लस m टाइम्स g प्लस m प्लस m इंटू a, दैट इज अगर मैं m प्लस m को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा g प्लस a। दिस इज द टेंशन एक्सर्टेड एट दिस पॉइंट, a पॉइंट पे ये हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि आप इस पॉइंट पे निकालो, जो लोअर एंड है वहां पे टेंशन कैलकुलेट करो, ठीक है। अगेन वही करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को कट कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक छोटा सा मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो टेंशन है इसको हम लोग टी डैश मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है टी डैश। आपको पता है टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन अलोंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऐसे है और ऑब्जेक्ट इधर है तो उससे दूर इस तरफ टी डैश, ठीक है। और यहाँ पे जो वेट होगा, अब सिर्फ देखिए एक ही मास है इसमें, एक ही ब्लॉक है जिसको ये वाला टेंशन, इस पार्ट का टेंशन सिर्फ इसको मतलब इसके साथ कनेक्टेड है या इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये होल्ड नहीं हो पा रहा, ये एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से।
अब यहां पे बच्चों नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? अगेन नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज टी डैश, और ये फोर्स मैं यहां पे लिख देता हूं एम जी, टी डैश प्लस ऑफ माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव ए, राइट? तो टी डैश विल बी एम जी टाइम्स माइनस एम ए और m कॉमन g माइनस ए, तो ये हमारा टेंशन फोर्स एट दी लोअर एंड आ गया, राइट? ओके, तो आप ये ऐसे कंप्लीट। सो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि एक कार है और इसमें एक पेंडुलम हैंग हो रहा था। तो इनिशियली जब कार रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इस बॉब को किसी एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं होगी आगे मूव करने के लिए। तो उस सिचुएशन में तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसको राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर कार एक्सेलरेट कर रही है और क्योंकि ये पेंडुलम कार के साथ अटैच्ड है और कार के साथ ये जा रहा है कनेक्टेड बॉडी की तरह, अब जब ये कार के साथ, जब कार एक्सेलरेट होगी तो ये भी एक्सेलरेट होगा, राइट? लेकिन अगर आप सिर्फ मान लीजिए ये एक्सेलरेट हो रहा है, अभी एक्सेलरेशन है, ए से कार एक्सेलरेट हो रही है, अगर मेरा फोकस सिर्फ इस पार्ट पे हो, सिर्फ इस पार्ट पे हो और एक्सेलरेटेड सिचुएशन में भी अगर स्ट्रिंग ऐसे ही रहे तो इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए इधर कोई फोर्स है जो इधर इसे एक्सेलरेट करा पाए, क्योंकि इसे अल्टीमेटली एक्सेलरेट तो होना है, राइट साइड में ये एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि कार एक्सेलरेट हो रही है तो कार के साथ ये भी एक्सेलरेट होगा क्योंकि कनेक्टेड है। लेकिन मुझे तो यहां पे किसी भी तरह का, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर लूं इस ऑब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन मानते हुए, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? ये वाई एक्सिस है। तो यहां पे आपको कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मान लीजिए टेंशन ऊपर लग रहा हो, अगर ये एकदम वर्टिकल हो स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली टेंशन इसी रोप के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसको देखते हो, अगर इस पे फोकस करो तो कोई भी एक्सेलरेशन कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो जब फोर्स नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसे एक्सेलरेशन कहां से मिलेगी, है ना? इट्स अ गुड पॉइंट, है ना? जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? बट रियलिटी में एक्सेलरेशन तो है, तो इसका मतलब फोर्स भी होना चाहिए। इसीलिए बच्चों ये क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ऐसे बेंड हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। इसका रियल पिक्चर ऐसे होगा कि ये ऐसे हमारा जो स्ट्रिंग है यहाँ पे कनेक्टेड था, अब वो यूं हो जाएगा और हमारा जो पेंडुलम है वो एक एंगल पे ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा और ये एंगल मेंटेन रहेगा अगर एक्सेलरेशन मेंटेन्ड है, ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों? देखो, अगर ये इस तरह से टिल्ट हो जाता है तो हमारा जो टेंशन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस की बात करूं तो हमारे पास टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? क्योंकि देखा जाए तो बॉब हैंग भी हो रहा है ना, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो एक फोर्स तो इसे ऊपर भी चाहिए वेट को बैलेंस करने के लिए, और सिंस इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस तो मुझे एक फोर्स तो चाहिए ही, एटलीस्ट वन फोर्स अलोंग दिस एक्सिस। तो टेंशन, ये जो स्ट्रिंग के इस एंगल पे आने से मेरे टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो गया और टेंशन का डायरेक्शन चेंज होने से मुझे दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। टेंशन के डायरेक्शन चेंज होने से मुझे दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, एक ये
पहले एंगल डिसाइड कर लेते हैं। ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा के साथ अगर आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो तो ये आ जाता है साइन अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा वाला केस है, तो अल्फा के साथ जब हम रिजॉल्व करते हैं तो ये आता है कॉस, तो ये हमारा हो गया कॉस अल्फा। और इस फोर्स को हमें क्या करना है, ओमिट करना है। इस फोर्स को क्या करना है, हमें ओमिट कर देना। तो और फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक तो हमारा वेट फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशन पुल mg, राइट, ठीक है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इस पे एक फोर्स t cos अल्फा अपर डायरेक्शन में और t sin अल्फा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हमारा mg। इसमें वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों, 0। तो हमारा नेट फोर्स 0 करते हैं, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। और ये कैसे होगा, t cos अल्फा पॉजिटिव प्लस ऑफ माइनस mg इक्वल टू 0। तो t cos अल्फा विल बी mg, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब अगर अलोंग x एक्सिस देखें तो इस डायरेक्शन में, अगर हम x एक्सिस के अलोंग देखें तो इस डायरेक्शन में ये t sin अल्फा इज द ओनली फोर्स जो लग रहा है। और इसको अगर मैं बाउंड्री बना देता हूं तो ये हमारा एक फोर्स लग रहा है t sin अल्फा इन दिस डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेट हो रहा है a से। तो अलोंग x एक्सिस मास, ये नेट फोर्स है और नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज t sin अल्फा, मतलब दिस इज द ओनली फोर्स जो x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, उसे ma लिख देंगे। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। तो देखो बच्चों, एक तो हमें मिल गया t sin अल्फा इक्वल टू ma, और दूसरा है t cos अल्फा, यहां से t sin अल्फा और ये t cos अल्फा इक्वल टू mg। हमारा टारगेट है एंगल फाइंड करने के, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें t को एलिमिनेट करना, तो t कैंसिल कर देता हूँ। तो t गया, यहाँ गया tan ऑफ अल्फा, और m से m कैंसिल हो गया, a बाई जी। तो यहाँ से a इक्वल टू, या फिर अगर सिर्फ एंगल निकालना है हमें, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। दिस द एंगल विच इट शुड मेंटेन विद द वर्टिकल टू गेट एक्सेलरेटेड विद द कार के साथ उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने के लिए इसे इस एंगल पे होना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है बच्चों, एज एक्सेलरेशन इंक्रीजेस दैट एंगल अल्फा मस्ट इंक्रीज, ठीक है ना। ये भी इंक्रीज होना चाहिए जैसे जैसे कार के। हम लोग इस एंगल से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कार की एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर मान लो आपको एंगल पता है, ठीक है, आपको तो फिर tan अल्फा की वैल्यू भी पता होगी, है ना। तो a इक्वल टू, इसे लिखा जाता है a इक्वल टू g टाइम्स tan अल्फा, क्योंकि आपको अल्फा पता है तो tan अल्फा पता है और g की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम लोग कार का एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक को जिसका मास m है, उसे दो स्ट्रिंग की हेल्प से सीलिंग के साथ अटैच किया है, और ये स्ट्रिंग्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहे हैं। और मान लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है, इसमें ये टेंशन T1 है और इसके अंदर टेंशन T2 है। दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए दो डिफरेंट टेंशन ले रहा हूं मैं। अच्छा, अब इस पे क्योंकि ब्लॉक हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पे सारे फोर्सेस हमें दिखाने हैं। अब देखिए, ये ब्लॉक ना तो x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेट हो रहा है, ना ही y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहां पे हम लोग फ्री हैं किसी भी तरह से एक्सिस चूज करने के लिए। तो मैं x एक्सिस और y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ले रहा हूं,
ठीक है। अब क्योंकि T1 एंड T2 आर दी फोर्सेस जो कि एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ये ना तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मुझे इन फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और रिजॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है और उस फोर्स को आप उसी एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना चाहते हो, तो आप इसे cos अल्फा फैक्टर, इस फोर्स में cos अल्फा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका, और डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखें बच्चों, अगर आपको डायरेक्शन एक्चुअली पता करना हो तो एक और सिंपल तरीका, आप पेन के टिप को हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन में रखें और इसे कंपोनेंट लेते समय इसको रिजॉल्व करने के लिए आप इसको रोटेट कर दो, उस एक्सिस में ले आओ। तो ये किधर पॉइंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसलिए इसका जो कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, T1 cos ऑफ अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इस फोर्स को अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करूंगा तो एक cos अल्फा आ गया, तो दूसरा क्या आएगा, sin अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा T1 sin ऑफ अल्फा, ठीक है बच्चों। अब हमें इस फोर्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। नाउ ये अब बारी आती है T2 की, तो T2 को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, सेम ये डायरेक्शन है और इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करने के लिए इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो ये कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। T2 cos ऑफ बीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा से ये T2 sin ऑफ बीटा, ठीक है। अब हमें इस फोर्स को ओमिट कर देना है, रिमूव कर देना। अगर मैं इसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेकर, अच्छा इसमें एक फोर्स हमारे रहते हैं वो है ग्रेविटेशनल पुल mg। अब इसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेकर मैं एक सिंपल सा एबीडी बनाता हूं। देखिए ये हमारा है m, ये हमारा है mg फोर्स, ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक T2 साइन ऑफ बीटा एंड दूसरा है T1 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। राइट साइड में क्या लग रहा है बच्चों, T1 cos ऑफ अल्फा, और इधर क्या लग रहे हैं, T2 cos ऑफ बीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस के अलोंग भी 0 है। तो अगर मैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू 0 एक्सेलरेशन, सो ये 0 हो जाएगा। अब ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं एफबीडी में, वो सारे साइन के साथ लिख दो। तो ये T1 cos अल्फा पॉजिटिव, T1 cos अल्फा पॉजिटिव माइनस T2 cos ऑफ बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो अब T1 cos अल्फा माइनस T2 cos बीटा इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख सकते हैं T1 cos ऑफ अल्फा इक्वल टू T2 cos ऑफ बीटा, राइट। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। अगर मैं T2 अगर लिखना चाहूँ तो T2 इक्वल टू आएगा हमारा T1 cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय cos ऑफ बीटा। तो ये हमारा T2 इन टर्म्स ऑफ T1 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। ये तो हो गया जब हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस बैलेंस किए या सारे फोर्सेस को कंबाइन करके हमने न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, तो ये आ गया। अब अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, एक तो अगर मैं लिखूं ऐसे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एंड मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वो 0 है एक्सेलरेशन, तो मास कुछ भी हो ये 0 आ जाएगा। और टोटल फोर्सेस बच्चों बताइए, T2 साइन ऑफ बीटा प्लस T1 साइन ऑफ अल्फा एंड
mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस mg इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा T2 साइन ऑफ बीटा प्लस T1 साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू mg, है ना। मैंने mg को माइनस mg को उस तरफ ले जाकर प्लस mg लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, T1 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा, ये हमारा T2 की वैल्यू होगी। अब T2 के बाद क्या है, साइन बीटा, तो मैं इसमें साइन बीटा मल्टीप्लाई करूंगा। फिर आएगा यहाँ पे T1 साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू mg। अब यहाँ पे टारगेट समझिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो अननोन, दो इक्वेशन आ चुका था। ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और जब भी दो अननोन हमारे पास हो और दो इक्वेशन आ जाए तो समझो दोनों अननोन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, T2 को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ T1 अल्फा बीटा, यहाँ रख दिया। अब ये मेरा जो पूरा एक्सप्रेशन है, जो पूरा इक्वेशन है, वो T1 के टर्म में आ गया है और mg के टर्म में, नोन एंड एक अननोन के टर्म में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, T1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा। फिर क्योंकि T1 बाहर आ चुका है तो बचता है हमारा साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें। कॉस बीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ कॉस बीटा और यहाँ पे है 1, तो कॉस बीटा इंटू 1 कॉस बीटा, और ये आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 डिवाइड बाई कॉस बीटा, तो मुझे साइन अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू आ गया हमारा mg। तो बच्चों एक यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिगो का फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 टाइम्स, पहले इस एक्सप्रेशन को पहले लिख दो, तो साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू mg। अब मैं कॉस बीटा को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T1 और साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी को क्या लिखते हैं बच्चों, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी की जगह अल्फा एंड बीटा है, तो जैसे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या था बच्चों, साइन ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या रहेगा हमारा कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू mg। अब मैं कॉस बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो T1 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू mg टाइम्स कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, तो यहाँ से T1 आता हमारा mg कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमारा T1 कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया T1। सिमिलरली अगर मैं T2 निकालना चाहूँ तो इस T1 की वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन रख दूँ, तो हमारा T2 क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू T1 का मतलब है ये, T1 का मतलब है mg कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आ गया T1। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा इंटू डिवाइड बाई कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस ऑफ बीटा।
तो ये cos बीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा T2 आता है mg टाइम्स cos अल्फा, mg टाइम्स cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा आ गया T2।